नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ई मार्केट प्लेस जैम पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट गिफ्ट कैटलॉग और ODOP स्टोर फ्रंट किया लॉन्च। कहा प्रधानमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बना दिया है राष्ट्रीय अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को गुजरात कच्छ के लिए नर्मदा नहर, अंजार में सरहद डेयरी सहित कुल 4000 से ज्यादा परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। पानी के लिए संघर्ष करते कच्छ के लिए नर्मदा नहर को बताया जीवनदायिनी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राजस्थान जोधपुर में 4 नई सुविधाओं का किया उद्घाटन। कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विश्व में हर कृषि उत्पाद में नंबर 1 होगा भारत। उन्नत तकनीकों एवं कृषि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ है ले किसान। प्रधानमंत्री जन धन योजना राष्ट्रीय मिशन ने 8 साल किए पूरे। PMJDY की शुरुआत से लेकर अब तक 46.25 करोड़ लाभार्थियों के खुले बैंक खाते। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा वित्तीय समावेशन समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम। समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के आर्थिक विकास को करता है ये सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में ई मार्केट प्लेस जैम पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP गिफ्ट कैटलॉग और ODOP स्टोर फ्रंट लॉन्च किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को राष्ट्रीय अभियान बना दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने विकास को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया है जो दशकों में ऐसे अछूता था। पीयूष गोयल ने कहा कि हमारे हर जिले में कुछ न कुछ यूनिक उत्पाद बनते हैं। यूपी के सभी 75 जिलों में ODOP का असर नजर आ रहा है। हम हर जिले से एक्सपोर्ट करने लायक उत्पादों की भी पहचान कर रहे हैं। हमारे पास ओपन नेटवर्क डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है जिससे इन उत्पादों को किसी भी ने ONDC प्लेटफॉर्म पर बेचा जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भुज में लगभग 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी को 2 प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री मोदी ने कच्छ के विकास के लिए किए जा रहे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए तकरीबन 4400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने सरदार सरोवर परियोजना की कच्छ शाखा नहर का उद्घाटन किया। इस नहर की कुल लंबाई लगभग 357 किलोमीटर है। ये नहर कच्छ में सिंचाई की सुविधा प्रदान करने और कच्छ जिले के 948 गाँवों और 10 कस्बों में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद करेगी। जिस नर्मदा जी के दर्शन करने के लिए लोग यात्राएं करते थे, आज वो मां नर्मदा कच्छ की धरती पर आई है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि कभी टप्पर, फतेहगढ़ और सुबाई बांधों में भी नर्मदा का पानी पहुंच सकता है। लेकिन ये सपना भी कच्छ के लोगों ने साकार करके दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी ने भुज में कई अन्य विकास की परियोजनाओं का भी शिलान्यास और लोकार्पण किया, जिसमें सरहद डेयरी का नया स्वचालित दूध प्रसंस्करण और पैकेजिंग प्लांट, भुज में क्षेत्रीय विज्ञान केंद्र, गांधी धाम में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कन्वेंशन सेंटर, अंजार में वीर बालक स्मारक, भुज सब स्टेशन नखत्राना जैसी परियोजनाएं शामिल हैं। इन परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बड़े पैमाने पर लाभ होगा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी, जिसमें भुज भीमासर रोड सहित 1500 करोड़ रुपए की परियोजनाएं शामिल रही। कच्छ का विकास सबका प्रयास से सार्थक परिवर्तन एक उत्तम उदाहरण है। कच्छ सिर्फ एक स्थान नहीं है, भूभाग का एक हिस्सा नहीं है। ये कच्छ तो स्पिरिट है,
जीती जागती भावना है। प्रधानमंत्री ने साल 2070 तक नेट जीरो कार्बन को लेकर भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने को देश में एक साइलेंट रिवॉल्यूशन की शुरुआत बताया। गांधीनगर से मेघना देव, भुज से शैलेंद्र मिश्र और सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत 60 वर्षों से ज्यादा समय से उत्कृष्ट सेवाएं दे रहे केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान में एक साथ 4 सुविधाओं का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी विशेष अतिथि थे। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि ये बड़े सौभाग्य की बात है कि जोधपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक उत्कृष्ट संस्थान काजरी पिछले 60 से अधिक वर्षों से शुष्क क्षेत्र के किसानों के लिए खेती में नए नए नवाचार एवं शोध का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे रेगिस्तानी क्षेत्रों के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण है। उन्होंने काजरी द्वारा किए गए अनुसंधान कार्य की वजह से टिब्बा स्थिरीकरण, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली से तथा फसलों, घासों व फलों की नई किस्मों से कृषि में लागत कम होने से किसानों की आमदनी बढ़ रही है। काजरी द्वारा सौर ऊर्जा, खेती की लागत में कमी करने, पशुधन प्रबंधन जैसे कार्य भी शुष्क क्षेत्र के किसानों के लिए लाभदायक होंगे। काजरी के द्वारा समय समय पर विकसित की जा रही नई तकनीकों एवं शोध उपलब्धियों के कारण ही पिछले केवल 6 वर्षों में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 10 राष्ट्रीय पुरस्कारों में से 8 पुरस्कार काजरी को मिले। तोमर ने काजरी में बने नए सभागार, कृषि व्यवसाय अभिपोषण केंद्र, पर्यावरण अनुकूल अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र तथा इंडोर खेल हॉल का उद्घाटन भी किया। तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व में भारत हर कृषि उत्पाद में नंबर 1 पर होगा। अभी अधिकांश कृषि उत्पादों के मामले में भारत दुनिया में पहले या दूसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री जनधन योजना इस प्रतिबद्धता की दिशा में एक अहम पहल है, जो वित्तीय समावेशन से जुड़ी दुनिया की सबसे बड़ी पहलों में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जनधन योजना का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके को गरीबों की एक मुक्ति का उत्सव कहा था। पीएमजेडीवाई की 8वीं वर्षगांठ पर केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि 2018 से आगे पीएमजेडीवाई के जारी रहने से देश में वित्तीय समावेशन परिदृश्य की उभरती चुनौतियों और आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिकोण में उल्लेखनीय बदलाव आया। उन्होंने कहा कि इन खातों के जरिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रवाह को बढ़ाकर इनके इस्तेमाल पर अतिरिक्त जोर देने के साथ ही रुपे कार्ड के माध्यम से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देकर हर घर से अब हर वयस्क पर ध्यान केंद्रित किया गया है। देश में एक समान और समावेशी विकास को हासिल कर सकते हैं। वित्तीय समावेशन का मतलब है कमजोर समूहों जैसे निम्न आय वर्ग और गरीब वर्ग, जिनकी सबसे बुनियादी बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच नहीं है, उन्हें समय पर किफायती दर पर उचित वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना। निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्तीय समावेशन समावेशी विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है, जो समाज के हाशिए पर रहने वाले वर्गों के समग्र आर्थिक विकास को सुनिश्चित करता है। 28 अगस्त 2014 से पीएमजेडीवाई की सफलता 46 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खुलने और उसमें 1.74 लाख करोड़ जमा होने से स्पष्ट पता चलती है। इसका विस्तार 67% ग्रामीण या अर्ध शहरी क्षेत्रों तक हो चुका है और 56% जनधन खाता धारक महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना वित्तीय सेवाओं यानी बैंकिंग, बचत और जमा खाते, भेजी गई रकम, जमा, बीमा, पेंशन तथा किफायती तरीके से पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में वित्तीय समावेशन का एक राष्ट्रीय मिशन है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मौके पर वेबसाइट का शुभारंभ किया। दुनिया भर में हर साल सितंबर महीने का तीसरा शनिवार अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस वर्ष 17 सितंबर 2022 को भारत सरकार, अन्य स्वैच्छिक संगठनों और स्थानीय लोगों के सहयोग से भारत के सभी समुद्री तटों की स्वच्छता के लिए स्वच्छ सागर स्वच्छ तट सुरक्षित सागर अभियान चलाएगा। पृथ्वी मंत्रालय एवं सहयोगी संस्थाएं मिलकर 75 तटों पर कार्यक्रम आयोजित करेंगी। इस अभियान के तहत 3 महत्वपूर्ण लक्ष्य निर्धारित भी किए गए हैं। पहला, जिम्मेदारी में उपभोग करें। दूसरा,
घर पर ही कचरे को अलग करें और तीसरा, जिम्मेदारी से कचरे का निस्तारण करें। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले मोदी जी ने स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया। स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर का ये कार्यक्रम 5 जुलाई से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगा। पिछले 8 वर्षों में जब से प्रधानमंत्री के रूप में श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली है, तो अनेकों ऐसे सेक्टर्स, अनेकों ऐसी प्राथमिकताओं को तवज्जो दी गई है जो शायद पिछली सरकारों में उस प्रकार की तवज्जो नहीं पा सकती। हमारे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने ये प्रस्ताव रखा कि इसी प्रकार का एक अभियान समुद्र तट को लेकर के भी प्रारंभ किया जाए, जिसमें समुद्र तट की सफाई, रखरखाव और सुंदरीकरण का कार्य हो। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मंडी में एक सभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि हमने राज्य में 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब से हमने बिजली को मुफ्त किया है, तब से 14,62,000 लोगों का बिल जीरो आया है। जयराम ठाकुर ने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि वे मुफ्त बिजली मिलने पर बिजली की फिजूल खर्ची ना करें। हम सब इसको सुनिश्चित करें कि जितना हो सके बिजली बचाएंगे। आवश्यक का मतलब यह है कि हम बिजली अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, अगर 125 यूनिट हम बिना पैसे के हम अगर बिजली दे रहे हैं, जीरो बिल के साथ दे रहे हैं, तो इसका अभिप्राय यह नहीं है कि आप दिन में भी लट्टू जला करके रखो। इसका अभिप्राय यह है कि हमको किफायत करनी चाहिए। प्रदेश सरकार की ओर से विशेष तौर से आपको लाभ देने की कोशिश हुई है और उस लाभ के अंतर्गत आपको जो लाभ मिला है उसका सम्मान करते हुए हम सब लोग एक बात को सुनिश्चित करें कि हम अपने अपने घर में जितनी बिजली की किफायत कर सकते हैं, बिजली की बचत कर सकते हैं, उसको करने के लिए हम आगे बढ़कर के सहयोग दें। मध्य प्रदेश इंदौर नगर निगम ने हरियाली बचाने के लिए एक ट्री एम्बुलेंस वाहन तैयार किया है। इसे पेड़ों का डॉक्टर नाम दिया है। निगम इसके लिए एक गाइडलाइन तैयार कर रहा है। इसके तहत एम्बुलेंस में उद्यान से संबंधित विशेषज्ञ कर्मचारियों को खाद, दवा, कीटनाशक तमाम सुविधाओं से लैस रखा जाएगा। एम्बुलेंस निगम के गार्डन के साथ ही आम लोगों के निजी गार्डन को संभालने का भी काम करेगी। किसी के यहाँ लगे पेड़ पौधे और पौधों की किसी भी तरह की बीमारी है, कोई समस्या आ रही है, तो उसके संबंध में निगम को शिकायत कर सकते हैं। निगम की एम्बुलेंस मौके पर पहुंचकर पेड़ पौधों का इलाज करेगी। एक सर्व सुविधा युक्त ऐसी एम्बुलेंस है जिसमें स्प्रिंकलर, पानी की व्यवस्था, दवाइयाँ, जो पेड़ खराब हो रहे हैं, छालों में कीड़े लगे हैं, उनको ठीक करना, उनकी कटाई छटाई करना, विशेषकर पुराने पेड़ जिनकी खोलों में जैसे खोखलापन आ जाता है, कहीं कीड़े लगे हैं, बीमारी लग गई है, तो उनको वहाँ जाकर ठीक करना, ताकि इंदौर जैसा है वैसा हरा भरा रहे। एक पेड़ लगाना जितना महत्वपूर्ण है, उसका संवर्धन करना, उसको बचा के रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। तो उस दृष्टि से ये एक ट्री एम्बुलेंस ग्रीनरी को बचाए रखने के लिए बनाई है। और शहरों में कचरा प्रबंधन एक बड़ी समस्या है। कचरे का निपटारा करने के लिए अगर जरूरी बंदोबस्त ना किया जाए तो बड़ी मुश्किल होती है। जरा सी लापरवाही से अच्छी खासी जगह डंप यार्ड में तब्दील हो जाती है। पंजाब में अमृतसर शहर के बरसों से एक कचरा डंप यार्ड लोगों की परेशानी का सबब बना हुआ था, लेकिन स्थानीय प्रशासन और लोगों की कोशिशों से अब ये जगह मिनी जंगल में तब्दील हो चुकी है। अमृतसर के फोकल पॉइंट इंडस्ट्रियल एरिया में हरे भरे पेड़ पौधों को देखकर किसी के लिए भी ये समझ पाना मुश्किल होगा कि यहाँ कभी बड़ा डंप यार्ड हुआ करता था, जिससे यहाँ के लोगों को काफी परेशानी होती थी। दरअसल यहाँ प्रशासन के कुछ अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने इस सूरत को बदलने का फैसला लिया। उनकी कोशिशें रंग लाईं और अब 3 एकड़ में फैला पूरा कचरा डंप यार्ड एक हरे भरे मिनी फॉरेस्ट में तब्दील हो चुका है। 30
ट्रॉली जो गोबर की ऑर्गेनिक खाद की लगी है, बाकी पत्तों की 15-20 ट्रॉली लगी हैं और पूरे का पूरा 3 एकड़ सिर्फ 3 महीने में कितना हरा भरा हो गया है। तो ये पूरा रोल मॉडल है पंजाब के लिए, इंडिया के लिए, क्योंकि पूरे का पूरा डंप यार्ड कन्वर्ट हुआ है एक जंगल में। इस मिनी जंगल में करीब 65 तरह के 5 से 6 हजार पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं। इस पहल ने औद्योगिक स्थल पर प्रदूषित कचरा डंप यार्ड की पूरी सूरत ही बदल कर रख दी है। मिनी जंगल ऐसा बन गया जिसमें अभी तक करीब 5-6 हजार बूटा लग चुका है और ये कोई विश्वास नहीं कर सकता आज इसको देख के कि यहाँ पे पहले एक डंप यार्ड था और आज जंगल, मिनी जंगल बन गया है। प्रशासन और स्थानीय लोगों के प्रयास से जहां इलाके को कचरा और प्रदूषण से मुक्ति मिली है, वहीं पर्यावरण को बेहतर बनाने की प्रेरणा भी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं केरल के कन्नूर जिले के थावम के रहने वाले एक मछुआरे कंडल राजन की कहानी, जिनका जीवन मिशन पिछले 40 वर्षों से मैंग्रोव को उगाने, संरक्षित करने और उसे प्रचारित करके उन्हें बचाने और पुनर्स्थापित करने का रहा है। और यही कारण है कि उन्हें कंडल मैंग्रोव राजन के नाम से पुकारा जाता है। केरल के कन्नूर जिले में पझायंगड़ी के पास थावम के रहने वाले ये हैं मछुआरे कंडल राजन, जो अपनी छोटी मछली पकड़ने वाली डोंगी को बाहर निकालते हैं और अपनी दैनिक गतिविधियों के लिए पझायंगड़ी नदी के रास्ते चल पड़ते हैं। लेकिन वो हमेशा अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर उन प्यारे मैंग्रोवों की देखभाल करते हैं, जिन्हें उन्होंने पिछले कई दशकों से रोपा और संरक्षित किया है। दरअसल कंडल राजन का जीवन पिछले 40 वर्षों से मैंग्रोव को उगाने, संरक्षित करने और प्रचारित करके उन्हें बचाने और पुनर्स्थापित करने का रहा है। और यही कारण है कि उन्हें कंडल मैंग्रोव राजन के नाम से पुकारा जाता है। जब मैं मछली पकड़ने के लिए नदी पर जाता हूँ तो मैं हर रोज मैंग्रोव के बीज इकट्ठे करता हूँ। मैं बीज को अपने घर ले जाता हूँ, जहाँ मेरे पास मैंग्रोव लगाने के लिए एक नर्सरी है। मुझे लगता है कि मैंग्रोव आवश्यक है और मैंग्रोव मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। जब मैंने मैंग्रोव लगाना जारी रखा तो इसका अधिक महत्व मुझे समझ में आया। मैंग्रोव की कई खूबियां हैं। ये प्रकृति के संरक्षण में लाभदायक है। ये जहां कई पक्षियों के लिए सुरक्षित आवास प्रदान करता है, तो वहीं तूफानों के प्रभाव को भी रोकता है। इतना ही नहीं, मैंग्रोव के तहत कई प्रकार की मछलियों को भी पाला जाता है। कंडल राजन ने मैंग्रोव की एक पूरी नर्सरी तैयार की है, जहां वो विभिन्न किस्मों के लगभग 5000 पौधों का न सिर्फ पोषण करते हैं, बल्कि उन लोगों को मुहैया भी कराते हैं जो इसे लगाना चाहते हैं। जब वो सिर्फ 15 साल के थे, तब से ही उन्होंने मैंग्रोव उगाना शुरू कर दिया था। अब वो 58वें साल में है, लेकिन अपने मिशन से वापस जाने को तैयार नहीं है। यह ब्रंतान कंडल नाम के मैंग्रोव की एक किस्म का बीज है। मैंने इस क्षेत्र में मैंग्रोव की लगभग 22 प्रजातियां देखी हैं। सभी पानी में नमक की मात्रा के साथ उगते हैं। इस प्रजाति की शख्सियत यह है कि इसकी जड़ें इसी हिस्से से निकलती हैं। इसकी जड़ कई हिस्सों में फैली हुई है। पानी का स्तर बनाए रखें। ज्वार, बाजरा और मक्का की चारा फसलों में यूरिया की दूसरी खुराक डालें। केसर की नई रोपाई के लिए घनकंदों को उखाड़ दें। उन्हें हवादार ठंडी जगहों पर रखें। मिट्टी को भुरभुरा बना लें और खेत को इस तरह तैयार करें कि पानी का जमाव न हो पाए।
इसके बाद मिट्टी में गोबर की खाद, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश भी डालें, जिससे केसर की अच्छी पैदावार मिल सके। अगर आपने केसर के बीजों को खेत में समतल तरीके से लगाया है तो 2 पौधों के बीच में 1.5 से 2 फीट की दूरी रखें। केसर के पौधों को खरपतवार से बचाने के लिए इसकी शुरुआती देखरेख जरूर करें। जब खेत में बीज अंकुरित होने लगे तो उसके कुछ दिन बाद पौधों की निराई गुड़ाई करें। जम्मू कश्मीर में शलगम, मूली, गाजर और चुकंदर की बुवाई की जा सकती है। यहाँ के किसान पत्तेदार सब्जियों की बुवाई के लिए खेत तैयार कर लें। साथ ही प्याज की नर्सरी भी लगाई जा सकती है। हिमाचल प्रदेश में अगर पॉली हाउस में बोई गई टमाटर और खीरे की फसलों में माइट पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है तो उचित दवा का इस्तेमाल करें। समय समय पर सिंचाई करें और खरपतवार को हटा दें। टमाटर में जड़ सड़न रोग की रोकथाम के लिए उचित दवाएं छिड़कें। यहाँ के किसान बारिश के दौरान मटर की तोड़ाई से बचें। आलू में इस समय पछेती झुलसा रोग फैलने की संभावना रहती है, इसीलिए किसान उचित दवाओं का स्प्रे करें। जौ की फसल में अगर रोग दिखाई दे तो ग्रसित पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। राजमा की फसल में एंगुलर लीफ स्पॉट को नियंत्रित करने के लिए ब्लीटोक्स की 3 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी में मिलाकर छिड़कें। हिमाचल के किसान मूंग के खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें और पानी को जमा न होने दें। साथ ही यहाँ के किसान पकी सब्जियों की तोड़ाई या कटाई सुबह के समय ही करें। फसल की कटाई के बाद इसे छाया में रख दें। वैसे तो बरसात की जलवायु बैंगन के लिए सबसे उपयुक्त है, लेकिन शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन बैंगन भी उगाए जाते हैं। अच्छी बात यह है कि बैंगन की खेती हर तरह की उपजाऊ मिट्टी में की जा सकती है। फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। बैंगन की रोपाई करने से पहले खेतों को अच्छी तरह तैयार कर लें। रोपाई करते समय पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर और कतार से कतार की दूरी 60 से 75 सेंटीमीटर रखें। किस्म का चुनाव करते समय सावधानी बरतने की जरूरत है। किसान अपने इलाके और जलवायु के हिसाब से ही किस्म का चुनाव करें। खेत तैयार करते समय 200 से 250 क्विंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। साथ ही 100 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलो फास्फोरस और 80 किलो पोटाश दें। फल आना शुरू हो तब भी उर्वरकों की कुछ मात्रा डाल दें। जहां तक सिंचाई की बात है तो इसमें जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। बैंगन की फसल में तना और फल भेदक कीटों का खतरा रहता है। इससे बचाव के लिए किसान दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से मौसम साफ रहने पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि प्रदेश में 500 नए स्कूल बनवाएंगे, लेकिन ये स्कूल तो नहीं बने। उन्होंने साथ ही कहा कि अरविंद केजरीवाल के कहने पर पीडब्ल्यूडी द्वारा पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अतिरिक्त क्लासरूम बनेंगे और नए स्कूल नहीं बनेंगे। केजरीवाल सरकार की शराब नीति में भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली भाजपा ने प्रदर्शन किया। आईटीओ चौक से दिल्ली के दिल कहे जाने वाले चांदनी चौक तक भाजपा ने विरोध मार्च निकाला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने इस प्रदर्शन का नेतृत्व किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। जेपी नड्डा ने सोमवार को अगरतला के सूर्यमणिनगर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 25 साल तक यहां पर ड्रग्स की तस्करी होती थी, महिलाओं का उत्पीड़न, भ्रष्टाचार, हिंसा होती थी। इसलिए हम सबको इनसे राहत चाहिए और इसके लिए कमल को खिलाकर रखना है। जेपी नड्डा त्रिपुरा के उदयपुर में स्थित त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में मंगल आरती में शामिल हुए। इस मौके पर उनकी पत्नी मलिका नड्डा भी मौजूद रहीं।
सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब मामले की सुनवाई करते हुए कर्नाटक सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 5 सितंबर को करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने सुनवाई टालने की मांग की। झारखंड के दुमका में एक लड़की की मौत पर बवाल खड़ा हो गया है। दरअसल 23 अगस्त को दुमका में एक सिरफिरे ने पेट्रोल छिड़ककर 12वीं में पढ़ने वाली नाबालिग लड़की को आग लगा दी थी, जिसके बाद रांची में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। वहीं झारखंड के भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने राज्य की कानून व्यवस्था पर चिंता जताते हुए कहा कि जब वे पीड़ित लड़की जीवन के लिए संघर्ष कर रही थी तो दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री नौका विहार का आनंद ले रहे थे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल के कुमाऊं डीआईजी रेंज के कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जोर दिया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गोरखपुर प्रवास के दौरान गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले जनता दर्शन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों से मिले। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों से उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें हल करने का भरोसा दिलाया। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।